हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आजकल पूरे देश में इलेक्शन के शोर के साथ साथ एक और बात पर लगातार चर्चा चल रही है कि क्या भारत 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि हमने 2047 ही क्यों कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2022 में भारत के 76th इंडिपेंडेंस डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वासन दिया था कि 2047 तक यानी कि स्वतंत्रता के 100 साल बाद तक भारत एक डेवलप्ड नेशन होगा। ये बात सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन एक देश को डेवलप्ड नेशन का टाइटल दिलवाने के लिए बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि भारत कैसे एक डेवलप्ड नेशन के टाइटल को पाने के करीब है, कौन से एरियाज हैं जिनमें अभी सुधार करने की जरूरत है, और कैसे एक देश के नागरिक होने के नाते हम भारत को विकसित देश बनाने में मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देश का विकास हमारा विकास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत को हमेशा से एक विशाल आकार वाले देश की तरह देखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आकार के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। सिर्फ आकार में ही नहीं, बल्कि पॉपुलेशन के मामले में भी हम चीन को पछाड़ते हुए पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत की पॉपुलेशन 138.8 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, जिसमें 15 से 29 साल के जो लोग हैं वो करीब 27.3% हैं। ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 37.14 करोड़ हो जाती है। इतनी बड़ी युवा ताकत का इस्तेमाल करके भारत तेजी से डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ सकता है, और आज के समय में देखा भी जा रहा है, स्टार्टअप से लेकर नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने तक भारत अपनी युवा शक्ति के कारण काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाला समय टेक्नोलॉजी का समय होने वाला है, और जिस भी देश के पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होगी वो दुनिया में सबसे आगे निकलता जाएगा। जैसे एक समय था जब यूनाइटेड किंगडम लगभग पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब जैसी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यूएस दुनिया में सबसे आगे निकल गया। बिल्कुल इसी तरह भारत को भी दुनिया में श्रेष्ठ बनने में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज जिस देश के पास है वो सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि आज के समय में जहां देश स्पेस एक्सप्लोरेशन पर निकल चुके हैं, वहां सिर्फ बातें करने से कोई देश नहीं चल सकता। आपने सीवी रमन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन शायद आपको ये बात पता ना हो कि हर साल देश के काबिल साइंटिस्ट सीवी रमन जी के सम्मान में 28 फरवरी को साइंस को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन 1928 में सीवी रमन ने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट से जुड़े वेबिनार में शामिल हुए। इस वेबिनार का टॉपिक था टेक्नोलॉजी या तकनीक का उपयोग करके जीवन आसान बनाना। इस दौरान पीएम मोदी ने तकनीक के जरिए भारत कैसे अगले 25 सालों में विकसित राष्ट्र बन सकता है, उसकी रूपरेखा रखने की कोशिश की। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी लाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत सी चीजें हैं जो इस सेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, जो देश को आगे बढ़ा सकती हैं। जैसे जब हम देश के विकास की बात करते हैं, तब भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन की बात भी सामने आती है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इन सेक्टर्स में आगे बढ़ चुके हैं, तो यहाँ हमें एक रियलिटी चेक की जरूरत है, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात उठती है तब बात की जाती है एक देश के नॉमिनल जीडीपी की, जो 2023 में इंडिया की $3.75 ट्रिलियन के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर है। ये सुनकर आप कहेंगे कि कितनी अच्छी बात है, हमारी नॉमिनल जीडीपी टॉप 5 देशों में आती है। भले ही आज हमारी नॉमिनल जीडीपी यूके से आगे निकल गई हो, लेकिन हम इस रेस में ज्यादा आगे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि 1947 में जहां हमारी नॉमिनल जीडीपी दुनिया में 6th पोजीशन पर आती थी, वो अब बस 5th पोजीशन पर ही आ गई है। अगर नॉमिनल जीडीपी को 1 मिनट के लिए साइड में रखकर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, तो आज भारत की पीसीआई 18% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें तो आजादी के समय से लेकर आज तक कुछ ग्रोथ नहीं हुई। वो कैसे? क्योंकि 1947 में भी भारत की पर कैपिटा इनकम 18% ही थी, जिसके बाद वो गिरकर 6% तक पहुंच गई थी। कुछ सालों की ग्रोथ और तेजी से किए काम के बाद आज ये इनकम दोबारा से 18% तक पहुंच गई है। मतलब हमने जहां से शुरू किया था, सालों बाद हम वहीं पर वापस पहुंच गए हैं। लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता था कि इतने हैवी डाउनफॉल के बाद इंडिया ने बहुत तेजी से रिकवरी की है, और अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो हमें देश की इंक्लूसिव ग्रोथ को ध्यान में रखना होगा, जिससे कि सोसाइटी के हर सेगमेंट को फायदा हो।
ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में हमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर फोकस करना चाहिए और इनकम डिस्पैरिटीज को हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू एड्रेस करना चाहिए। और तो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन फील्ड्स में अगर और कंट्रीब्यूशन किया जाए तो ये देश और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। किसी भी देश को आगे लेकर जाने के लिए वहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एजुकेटेड वर्कफोर्स एक डेवलप्ड नेशन की बैकबोन होती है। भारत में लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए सरकार बहुत सी कोशिशें कर रही है और अगर देखा जाए तो 1947 से अब तक देश का मेजर हिस्सा लिटरेट हो चुका है। लेकिन ये लिटरेसी रेट अर्बन एरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है और रूरल एरियाज में इस रेट को बढ़ाने में सरकार अभी स्ट्रगल कर रही है। अमीर गरीब हर बच्चा पढ़ लिख सके, इसके लिए सरकार ने तरह तरह की स्कीम्स जैसे कि मिड डे मील्स भी लागू की है, जो कि कुछ जगह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और कुछ शहरों में उन स्कीम्स से कुछ रिजल्ट्स नहीं आते। जब हम इंडिया के एजुकेशन की बात करते हैं तब पढ़ाई के क्षेत्र में हमेशा से ये मुद्दा रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है उनका प्रैक्टिकल कोई यूज ही नहीं है, मतलब हम सिर्फ थियरीज पढ़ रहे हैं। ऐसी बात को ध्यान में रखते हुए वोकेशनल कोर्सेज और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज को अब अहमियत दी जाने लगी है। यहाँ तक कि स्किल इंडिया कैंपेन के दौरान बहुत से स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स के बेसिस पर उस काम तक भी पहुंचे हैं जहां तक पहुंचने का वो पोटेंशियल रखते थे। इसके साथ साथ अब भारत में रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर भी काफी फोकस किया जा रहा है और इन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा फंडिंग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स रिसर्च में इंटरेस्टेड होते थे पहले उन्हें बेटर रिसोर्सेज के लिए रिसर्च करने बाहर जाना पड़ता था, जिससे भारत के स्टूडेंट्स के एफर्ट से बाहरी देशों का फायदा होता था। लेकिन जब स्टूडेंट्स को सब कुछ अपने ही देश में मिल जाएगा तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा करने से इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और इस चीज पर फोकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2021 में भारत की अनएम्प्लॉयमेंट परसेंट ऑफ लेबर फोर्स 6% थी, जो बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां हम सबको लगता है कि अब औरतें भी काम पर जाती हैं, लेकिन 2021 के आप स्टैट्स देखकर हैरान हो जाएंगे कि पहले के मुकाबले अब महिलाएं काम पर कम जाती हैं, जिसके कारण देश की इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है। आज के समय में किसी भी देश की विकास करने के लिए डिजिटल वर्ल्ड में एक्सेल करना होगा, क्योंकि डिजिटल कनेक्टिविटी दुनिया का बेहतरीन प्रेजेंट है और फ्यूचर में ये चीज 4 कदम और ही आगे बढ़ने वाली है। कोविड के समय पर भले ही हमने भारत में भी टेक्नोलॉजी और डिजिटल कनेक्टिविटी में ग्रोथ देखी हो, लेकिन जब बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजों की, तो साइबर सिक्योरिटी और हर तरह की डिजिटल वर्ल्ड में बाकी देश हमसे बहुत आगे है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों को तो प्रॉपर डिजिटल कनेक्टिविटी मिलती है, लेकिन रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी तो छोड़िए, वहां तक तो मोबाइल के सिग्नल्स तक नहीं पहुंचते। ऐसे में अर्बन और रूरल एरियाज के ग्रोथ में ही काफी फर्क आ जाएगा। इस गैप को फिलअप करने के लिए देश में अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है, ताकि हर तरह का व्यक्ति इंटरनेट एक्सेस कर सके और आगे बढ़ सके। जहां आज विदेश में लोग 5G यूज करते हैं, वहीं इंडिया में सिर्फ कुछ ही जगहों पर 5G कनेक्टिविटी अवेलेबल है। शायद सरकार और इंटरनेट कंपनीज इस बात पर गौर ही नहीं कर पा रही हैं कि 5G कनेक्टिविटी हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन सेक्शन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। वो अब तक 5G की पावर को समझ ही नहीं पाए हैं, तभी तो इस टेक्नोलॉजी को अपने उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। तो उन्हें एक्सपर्ट्स से समझकर जल्द से जल्द यूज में लाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया का फ्यूचर है, जिसमें इंडिया जोरों शोरों से काम पर लगी हुई है। इतना कि इंडिया को ग्लोबल हब ऑफ AI का खिताब भी दिया गया है। कुछ न्यूज चैनल्स पर आज भारत में AI रोबोट्स एंकरिंग कर रहे हैं और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जाने वाली शिप्स में भी AI रोबोट्स को ही भेजा जा रहा है। लेकिन अगर हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं तो हमें डिजिटल फील्ड में अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा और उन एफर्ट्स को कम टाइम में एग्जीक्यूट करना होगा, तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ और डिजिटल ग्रोथ के बाद बात आती है क्लाइमेट चेंज पर, जो आज के समय में आप और हम बहुत एविडेंटली देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, जिसके चलते भारत को बहुत सी चीजों पर काम करना होगा ताकि हम एक सस्टेनेबल कंट्री बन सके।
इस फील्ड में ग्रो करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए और हो सके तो न्यूक्लियर एनर्जी भी किसी तरह देश में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आज जब दुनिया भर में देश 2030 तक जीरो नेट कार्बन एमिशन का टारगेट लेकर चल रही है, अभी इंडिया उसमें पीछे है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉन्फ्रेंस में ये डिक्लेयर किया था कि साल 2070 तक भारत भी नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेगा, जो उस समय तक होना पॉसिबल भी साउंड करता है, क्योंकि इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो हम हमारे पास मौजूद थोरियम के इस्तेमाल से पॉसिबल कर सकते हैं। भारत में सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए हमें अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी कुछ बदलाव लाने होंगे। जैसे हार्मफुल पेस्टिसाइड्स यूज ना करके हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब बात आए सामान के ट्रांसपोर्टेशन की, तब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये सब प्रैक्टिसेस अपनाने से इंडिया न सिर्फ एक सस्टेनेबल कंट्री बनेगा, बल्कि एक हेल्थी और ग्रीन कंट्री भी बन सकेगा। आज जहां कुछ देशों में ओबेसिटी एक सीरियस डिजीज बन चुकी है, क्योंकि वहां के लोग सिर्फ जंक खाना ही प्रेफर करते हैं, वहीं हम भारत में समय रहते बेटर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे देश के साथ साथ हमारी भी ग्रोथ हो सके। जब ये सब चीजें संभल जाती हैं, तो फिर बात आती है देश के सोशल रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंडिया एक जियोग्राफिकली डाइवर्स देश है, जिस कारण प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन को पॉसिबल करने के लिए अर्बन और रूरल एरियाज में इजी कनेक्टिविटी की जरूरत है, जो रेलवेज और रोडवेज दोनों के थ्रू होनी चाहिए। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज हर इकोनॉमिक स्टेट्स के सिटीजन को मिलनी चाहिए और सबको बराबर का इलाज मिले, जो पहले से होता आ रहा है। लेकिन अगर यही फैसिलिटी रूरल एरियाज में भी प्रोवाइड की जाए, तो चीजें और बेटर हो सकती हैं। भारत के विकास में प्रॉपर सैनिटाइजेशन और लिबरलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, जिसके चलते देश के हर नागरिक को साफ पानी मिले, जिससे कम से कम बीमारियां फैलें। क्या आप जानते हैं, दूसरे देशों में भारत को बीमारियों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां आम हैं और आप सब जानते हैं कि ये बीमारियां पानी से ही फैलती हैं। तो अगर सैनिटाइजेशन पर ध्यान दिया जाए तो आधी प्रॉब्लम्स तो यूं ही सॉल्व हो जाएगी। और भारत सरकार ये सब अकेले नहीं कर पाएगी, हम सबका सहयोग भी जरूरी है। तो क्या आप रेडी हैं इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए? इस बात को लेकर आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।